गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जापान की न्यायपालिका के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो जापान में मेजी युग था, उस समय वहाँ न्यायपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। वह प्रशासन का ही एक तरीके से अभिन्न भाग हुआ करती थी। जैसे सरकार का जो न्याय मंत्रालय था, उसका न्याय विभाग पर संपूर्ण अधिकार होता था और न्यायालयों की जो शक्तियाँ थी वो भी बहुत सीमित हुआ करती थी। जैसे कानून का शासन या विधि का शासन, ऐसे सिद्धांत का पूर्णतः अभाव था। उस समय की जो न्यायपालिका थी उसको संविधान की व्याख्या करने या फिर जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने, नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों का निर्णय करने जैसे कोई भी अधिकार उसको प्राप्त नहीं थे। लेकिन 1947 में 1947 में जो नया संविधान जापान में लागू किया गया, उसके अंतर्गत क्योंकि जो नया संविधान था उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था और स्वतंत्र न्यायपालिका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसका मूल आधार होता है। इसलिए नए संविधान में भी जो जापान की न्यायिक व्यवस्था थी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सबसे पहला परिवर्तन तो यही था कि न्यायपालिका को प्रशासन से, यानी जो कार्यपालिका थी और विधानमंडल था, उनके नियंत्रण से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए उपबंध किए गए। और इसके अलावा न्यायपालिका को और भी कई अधिकार जो थे वो प्रदान किए गए और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज जापान की जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, उसकी विशेषताएं कि वहाँ की जो न्यायपालिका वह किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले देखिए, अपन देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो पुराना संविधान था या जो पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके न्यायपालिका को कार्यपालिका विभाग से या कार्यपालिका के जो अनुचित हस्तक्षेप हुआ करता था उसके बिना वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। पहले जो था वो न्याय कार्य की व्यवस्था न्याय मंत्री करता था, अब वहाँ पर सर्वोच्च न्यायपालिका बिना कार्यपालिका के अधीन रहते हुए अपना सारा कार्य करती है। जैसे न्यायाधीश प्रति सप्ताह एक बैठक का आयोजन करते हैं और नियमों के निर्माण है, संशोधन या उसकी समाप्ति से संबंधित जो भी निर्णय वो उस बैठक में करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक व्यवस्था ये भी है कि जो निम्न स्तरीय न्यायपालिका का ढांचा है वो भी कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहता है, क्योंकि जो न्यायाधीश है वहाँ उनकी नियुक्ति है, पदोन्नति या अन्य बातों के लिए वो कार्यपालिका की कृपा के या फिर कार्यपालिका की अभिशंसा के पात्र नहीं होते, इसलिए वो अपने कर्तव्य का पालन स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। दूसरा अपन देखें न्याय प्रणाली का लोकतंत्रीकरण। ये जापान की न्यायपालिका की बहुत ही बड़ा विशेषता है जो कम ही देशों में पाई जाती है। यहाँ देखिए, न्यायाधीशों की जो नियुक्तियाँ हैं उनके सार्वजनिक पुनर्विचार का उपबंध किया गया है और ये न्यायपालिका की लोकतंत्रीकरण एक तरीके से न्यायपालिका को भी किसके अधीन कर दिया गया, जनता के अधीन कर दिया गया। सार्वजनिक पुनर्विचार का मतलब ये है कि जब न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के बाद जब जापान की डाइट का जो प्रतिनिधि सदन है उसके जो चुनाव होंगे सदस्यों के, पहले साधारण चुनाव के समय जनता न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी क्या करेगी, पुनर्विचार करेगी और वो समय समय पर जब भी प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के चुनाव होंगे उसी समय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किनकी की गई है और वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं नहीं, इनके पुनर्नियुक्ति पर जो साधारण जनता है वो पुनर्विचार करती है और उनकी राय को वहाँ का जो भी कार्यपालिका अध्यक्ष या प्रधानमंत्री होता है या संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जनता की राय का संपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। फिर देखिए न्यायपालिका की पृथकता, यानी पहले जो न्याय मंत्रालय का न्यायालयों पर नियंत्रण था उसको समाप्त कर दिया गया। अब कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य नहीं करती। फिर देखिए कानून का शासन। पहले की जो न्याय व्यवस्था थी वह कानून के शासन या विधि के शासन के ऊपर आधारित नहीं थी। अब वहाँ पर कि कानून का शासन का मतलब कि कानून के समक्ष सब क्या समझे जाएंगे, बराबर समझे जाएंगे। और वहाँ जैसे अपन पढ़ते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पर भी भारत में भी जो कानून का शासन, विधि का शासन अपनाया गया है और जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है वो अपने जापान के संविधान की तरह ही अपने यहाँ पर भी वही व्यवस्था अपनाई गई है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी भांति से
न तो उसको दंड दिया जा सकता है, न ही उसकी व्यक्ति का जो जीवन है या स्वतंत्रता है उसका अपहरण किया जा सकता है, अपहरण नहीं किया जाएगा। देखिए, कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप ही वहाँ जो प्रशासकीय न्यायालय है, प्रशासकीय न्यायालयों की जो व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसा कि अपन फ्रांस के संविधान में पढ़ते हैं कि वहाँ पर अधिकारी और जो कर्मचारी तंत्र है उनके लिए अलग से न्यायालय हैं और जो साधारण जनता है उनके लिए अलग से न्यायालय है। तो साधारण जनता जो है वो अपने न्यायालयों में प्रशासकीय न्यायालयों के खिलाफ क्या नहीं कर सकती, कोई भी किसी प्रकार की शिकायत है वो नहीं कर सकती थी। जापान में भी ये व्यवस्था प्रचलन में थी, लेकिन वहाँ पर भी प्रशासकीय न्यायालयों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब क्या हो सकता है कि जो जनसाधारण है वो प्रशासनिक विषयों पर विचार करने के लिए या प्रशासनिक विषयों पर के खिलाफ शिकायत करने के लिए साधारण न्यायालयों में भी, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में वो क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं, वहाँ वह पहुँच सकते हैं। उसके बाद में देखिए न्याय व्यवस्था की एक रूपता। जो नया संविधान था उसमें संविधान का अनुच्छेद जो है 76 जापान के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसके अनुसार देश की जो संपूर्ण न्यायिक सत्ता है वो सर्वोच्च न्यायालय और कानून द्वारा स्थापित जो अधीनस्थ न्यायालय उनमें निहित कर दी गई है। यानी समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांध दिया गया है। यदि अपन बात करें तो एक सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 8 वहाँ पर उच्च न्यायालय हैं और उसके अलावा कई जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, वहाँ पर जो प्रचलन में है प्रारंभिक न्यायालय वहाँ है। और ये एक तरीके से जो पिरामिड होता है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले जो वहाँ पर प्रारंभिक न्यायालय है, फिर कौटुंबिक न्यायालय है, उसके बाद जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर शीर्ष पर कौन सा है, ये सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका की जो व्यवस्था यदि अपन यहाँ पर देखें तो एकात्मक शासन के समान है, जिसे भारत में प्रचलन में, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है इन सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है वो सुन सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं जूरी व्यवस्था की अनुपस्थिति। वहाँ की न्यायपालिका में, जापान की जो न्यायपालिका है वहाँ जूरी व्यवस्था को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। जूरी व्यवस्था की सुनवाई की जो व्यवस्था है वो नहीं है, चाहे वो फौजदारी मामले हो या फिर दीवानी मामले हो, कहीं पर भी जूरी द्वारा जो सुनवाई की व्यवस्था थी वो नहीं है। उसके बाद देखिए सरकारी प्रोक्यूरेटर की व्यवस्था। ये एक तरीके से सरकारी वकील होते हैं और ऐसी व्यवस्था जापान में प्रत्येक स्तर के न्यायालयों के लिए की गई है। ये क्या करते हैं, फौजदारी के जो कथित अपराध होते हैं ऐसे मामलों की जांच करते हैं और उनसे संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं उनमें सरकार की ओर से क्या करते हैं, पैरवी। तो इनको अपन एक तरीके से क्या कर सकते हैं, सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से मुकदमों में पैरवी करते हैं। इनके ऊपर एक सरकारी प्रोक्यूरेटर जनरल भी होता है जो पूरा नियंत्रण इनके ऊपर रखता है। फिर देखिए खुली सुनवाई। ये जापान के न्यायपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि संविधान के अनुसार साधारणतः प्रत्येक मामले की सुनवाई और जो भी निर्णय है उसकी घोषणा क्या होगी, सार्वजनिक रूप से की जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है कि अनुच्छेद 72 जापान का संविधान जो है, संविधान का जो अनुच्छेद 72 है उसके अनुसार ये एक तरीके से आवश्यक कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि राजनीतिक अपराध और नागरिक अधिकारों से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई भी क्या होगी, सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए और सार्वजनिक रूप से ही होगी। एक है राजनीतिक अपराध और दूसरा नागरिक अधिकारों से संबंधित। उसके बाद में देखिए न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, और ये जापान के संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार जापान की न्यायपालिका को दिया हुआ है। अनुच्छेद 81 में स्पष्ट ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून या फिर किसी आदेश, विनिमय या सरकारी कार्य की वैधानिकता को निश्चित करने की जो शक्ति है वो अंतिम रूप से किस में निहित की गई है, न्यायपालिका में, न्यायालय में निहित की गई है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय विधायिका जो वहाँ की डाइट है, संसद है, उसके द्वारा निर्मित किसी कानून या कार्यपालिका के किसी आदेश को जो संविधान के उपबंधों के क्या हो, प्रतिकूल हो, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार वहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया ताकि सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके और संविधान की क्या कर सके, रक्षा कर सके। ये थी सर्वोच्च न्यायालय के, वहाँ के जो न्यायपालिका है उसकी
विशेषताएं। अब अपन देखते हैं न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार किया गया और उसके क्या कार्य हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार है, उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, जापान में न्यायपालिका का संगठन, जैसे अभी अपन विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो अपन ने देखा कि पिरामिड की भांति है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और 4 प्रकार के अन्य जो निम्न श्रेणी के न्यायालय है वो है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय और प्रारंभिक न्यायालय। एक तरीके से एक ये श्रृंखला बनी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रचना यानी सदस्य संख्या। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी 1 + 14 15 15 जो है कुल सदस्य संख्या होती है, 15 न्यायाधीश होते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश का नामांकन जो है या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद नाम से हो जाती है और सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट करता है, वो मंत्रिपरिषद वहाँ की जो कैबिनेट है उसके द्वारा जो नाम सुझाया जाता है उसी व्यक्ति की। लेकिन जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कैबिनेट द्वारा की जाती है, सम्राट द्वारा नहीं की जाती। और नियुक्ति के उपरांत, जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है जापान की न्यायपालिका का, वो यही है कि नियुक्ति के उपरांत होने वाले जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन होते हैं उसके समय जनता क्या करती है, उस पर पुनर्विचार करती है। और संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि यदि मतदाताओं की बहुसंख्या किसी नियुक्ति को क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, तो उस न्यायाधीश को पदच्युत या पदमुक्त किए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार एक तरीके से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किन के अधीन कर दी गई, जनता की समीक्षा के अधीन कर दी गई है। तो वहाँ पर जो सदस्य संख्या है वो 15 है। उसके बाद अपन देखते हैं थोड़ी योग्यताएं। हालांकि किन्हीं विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण वहाँ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी नियुक्ति के समय जो आयु है वो कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो 15 न्यायाधीश हैं उनमें से 10 कम से कम 10 जो न्यायाधीश है उनको विधि का व्यापक ज्ञान, कानून का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा 70 वर्ष की आयु तक ये न्यायाधीश जो है वो अपने पद पर बने रहते हैं। 70 वर्ष की आयु होने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उससे पूर्व उन्हें अपने पद से जो सार्वजनिक महाभियोग की कार्रवाई है वो करके ही हटाया जा सकता है, उससे नहीं हटाया जा सकता। और महाभियोग की सुनवाई के लिए क्या किया जाता है, डाइट द्वारा जो स्थापित महाभियोग होता है वो न्यायालय एक तरीके से न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और दोनों सदन, जो प्रतिनिधि सदन है और सभासद सदन है, उसके 7-7 सदस्य उसमें भाग लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं कार्य प्रक्रिया की। संवैधानिक प्रश्न से संबंधित कोई भी यदि मामला न्यायपालिका के समक्ष आता है तो उसमें 15 न्यायाधीशों की जो संपूर्ण बेंच है वही फैसला करती है या मामले की सुनवाई करती है। और इसमें 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। अन्य जो मामले आते हैं जहाँ केवल कानूनी प्रश्न निहित हो तो वहाँ छोटी बेंच भी अपील सुन सकती है, और जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं और 3 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक मानी जाती है। यदि संवैधानिक प्रश्न से संबंधित यदि कोई मामला हो तो 15 न्यायाधीशों की संपूर्ण बेंच करती है, और आवश्यक जो गणपूर्ति है बैठक के लिए वो 9 न्यायाधीशों की मानी जाती है। कानूनी प्रश्नों के लिए 5 न्यायाधीश करते हैं और गणपूर्ति 3 न्यायाधीशों की मानी जाती है। अब अपन देखते हैं कार्य क्षेत्राधिकार क्या क्या है। क्षेत्राधिकार में देखिए, प्रारंभिक न्याय क्षेत्र वहाँ जापान की न्यायपालिका का नहीं है। वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो किसको दिया गया, नीचे के न्यायालयों से संबंधित है। जापान की न्यायपालिका का जो क्षेत्राधिकार प्रमुख है वो है अपीलीय न्याय क्षेत्र, यानी नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध वो कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्या करता है, सुनवाई करता है। उसके बाद अपन देखते हैं वैधानिकता संबंधी निर्णय। जैसा कि अपन ने देखा था कि संविधान का अनुच्छेद जो 81 है उसके अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया गया। तो सरकारी जो भी कानून है, आदेश है, नियम, इनकी वैधानिकता की जांच करने का कार्य कौन करता है, अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायपालिका करती है। यदि कोई ऐसा प्रावधान या आदेश या विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में किसी भी प्रकार के जो नियम
का निर्माण करना है, न्यायालयों के आंतरिक अनुशासन से संबंधित है, न्याय प्रबंध के संबंध में है या न्यायवादियों के संबंध में जो भी नियम है वो स्वयं न्यायपालिका अपने नियम बनाती है। इस प्रकार से जो प्रमुख क्षेत्राधिकार जापान की न्यायपालिका का है वो दो है। एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार कि वह अपने से नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्या करती है, सुनवाई करती है, और दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।